तो दोस्तों उंग्लिश नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिल रही है। तो आज उसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। इसके प्री प्रोडक्शन है, रिलीजिंग है, कास्टिंग और भी जितनी भी डिटेल है पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जोसेफ मैककिन्टी निकोल, जन्म 9 अगस्त 1968, जिन्हें पेशेवर रूप से मैकजी के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता और पूर्व रिकॉर्ड निर्माता है। मैकजी ने संगीत उद्योग में अपना करियर शुरू किया, संगीत वीडियो का निर्देशन किया और विभिन्न एल्बमों का निर्माण किया। बाद में वे अपनी पहली नाटकीय रूप से रिलीज हुई कथात्मक विशेषता चार्लीज एंजेल्स से प्रमुखता में आए, जिसने उस समय किसी निर्देशन के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला ओपनिंग वीकेंड बनाया था। तब से उन्होंने कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें टर्मिनेटर साल्वेशन, दिस मीन्स वॉर और द बेबीसिटर शामिल हैं। टेलीविजन पर मैकजी ने जॉन मैकनामारा के साथ फास्टलेन का सहनिर्माण किया और द ओसी, सुपरनैचुरल और चक का कार्यकारी निर्माण किया। मैकजी 2001 में स्थापित एक प्रोडक्शन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन के भी मालिक है, जिसने चार्लीज एंजेल्स, फुल थ्रॉटल के बाद से उनके द्वारा काम की गई फिल्मों और टेलीविजन शो के निर्माण की देखरेख की है। प्रारंभिक जीवन। जोसेफ मैककिन्टी निकोल का जन्म मिशिगन के कालामाजू में हुआ था और वे न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में पले बढ़े। चूंकि उनके चाचा और दादा का नाम भी जो था, इसलिए उनकी मां ने भ्रम से बचने के लिए उनका उपनाम मैकजी रखा। 1. एमसीजी ने कोरोना डेल मार हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात मार्क मैकग्राथ से हुई। शुरू में वे मैकग्राथ के साथ मिलकर बनाए गए एक बैंड के मुख्य गायक बनना चाहते थे। हालांकि वे फ्रंटमैन के रूप में असफल रहे और उन्होंने मैकग्राथ को इसे संभालने के लिए राजी कर लिया। इसके बजाय उन्होंने 22 साल की उम्र तक बैंड के लिए निर्माता और बाजारिया के रूप में पर्दे के पीछे काम किया। इसके बाद उन्होंने यूसी इरविन से मनोविज्ञान में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एमसीजी ने बाद में मेडिकल स्कूल में जाने के बारे में सोचा, लेकिन पढ़ाई से थककर उन्होंने 1993 में जी रिकॉर्डिंग्स के रूप में एक रिकॉर्ड लेबल बनाया। एक स्टिल फोटोग्राफर के रूप में अपने शौक पर काम करते हुए स्थानीय बैंड और संगीतकारों की शूटिंग की, साथ ही डिलीवरी ट्रक चलाकर पैसे कमाए। अंततः उन्होंने बाद वाले काम में मैकग्राथ को शामिल किया, जो स्नातक होने के बाद अवसादग्रस्त उदासीनता की स्थिति में थे। 4. मैकग्रा ने कहा है कि मैकग्रा उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और संगीत सहयोगी रहे हैं, जिसमें उन्हें फ्लाई रिकॉर्ड करने के लिए राजी करना भी शामिल है, जो शुगर रे का ब्रेकआउट हिट बन गया। यह देखते हुए कि मैकग्रा को पहले ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास गीत को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए गायन आवाज है। 3. आजीविका। प्रारंभिक कार्य। 1995 में एमसीजी ने शुगर रे के पहले एल्बम का निर्माण किया और उनके दूसरे एल्बम के कई गीतों का सह-लेखन किया। 5. उन्होंने कैबूस गीत के लिए एक संगीत वीडियो बनाने के लिए अपने पिता से $3,500 उधार लिए, जिससे बैंड को अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध करने में मदद मिली और उन्होंने एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। कॉर्न के पहले 3 संगीत वीडियो में उनके काम ने उन्हें साइप्रस हिल के साथ एक कार्यकाल की ओर अग्रसर किया, और उसके बाद एमसीजी 50 से अधिक संगीत वीडियो क्रेडिट के साथ अत्यधिक मांग में आ गए, जैसे कि सबलाइम का, सेंटेरिया, स्मैश माउथ का, ऑल स्टार और द ऑफस्प्रिंग का, प्रिटी फ्लाई, फॉर ए वाइट गाय, साथ ही कॉर्न और शुगर रे पर वृत्तचित्र। 3. 1997 में उन्हें स्मैश माउथ के वॉकिंग ऑन द सन। 6. आखिरकार इसने उन्हें टेलीविजन कमर्शियल व्यवसाय में उतारा, जहां उन्होंने मेजर लीग बेसबॉल और कोका कोला के लिए विज्ञापन निर्देशित किए। इनमें से एक उल्लेखनीय विज्ञापन गैप का था, जिसे 1999 के लंदन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। 7. 2000 to 2007। मैकजी के संगीत वीडियो से प्रभावित होकर ड्रू बैरीमोर ने चार्लीज एंजेल्स के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के बारे में उनसे संपर्क किया। उन्होंने बड़ी परियोजनाओं को लेने की इच्छा रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया और स्टूडियो के अधिकारियों के सामने फिल्म का प्रस्ताव रखा, जो शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में काफी आग्रह के बाद परियोजना को मंजूरी दे दी। फिल्म, जिसके लिए उन्हें $3,50,000 का भुगतान किया गया था, 2000 में रिलीज हुई और आलोचकों और प्रशंसकों दोनों से मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि उन्होंने 2002 में आयोजित 6वें वार्षिक हॉलीवुड फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड ब्रेकथ्रू पुरस्कार जीता।
6. सोनी ने उन्हें रेड वैगन एंटरटेनमेंट के लिए सैन्य एक्शन ड्रामा ड्रेडनॉट का निर्देशन करने के लिए $2.5 मिलियन का भुगतान किया। 8. वह चार्लीज एंजल्स। फरवरी 2002 में जॉन पीटर्स और लोरेंजो डी बोनावेंतिरा ने उन्हें सुपरमैन फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त से जोड़ा, जो विकास के नरक में थी। इस प्रकार उनकी पिछली परियोजनाएं रुकी हुई थीं। एमसीजी और पीटर्स ने सुपरमैन फ्लाईबाय नामक फिल्म के लिए एक नई पटकथा लिखने के लिए जे अब्राम्स को काम पर रखा, जिसे जुलाई 2002 में प्रस्तुत किया गया था। 10. सितंबर 2002 में चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के पक्ष में परियोजना से बाहर निकलने पर एमसीजी की जगह ब्रेट रेटनर को लिया गया। 11. इस बीच उन्होंने जॉन मैकनामारा के साथ फासलेन 2002 नामक एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित और सह निर्मित की, जिसे अंतर प्रत्येक एपिसोड की उच्च लागतों के कारण एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 12. जोश श्वार्ट्ज ने उन्हें और उनके निर्माता साझेदार स्टेफनी सेवेज से एक अन्य टेलीविजन श्रृंखला के लिए भी संपर्क किया। 13. 14. मैकजी को पायलट का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण उन्हें डग लिमन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 15. शो 2007 में 4 सीजन के बाद समाप्त हो गया। 2003 में चार्लीज एंजल्स का सीक्वल आया और हालांकि यह पहले जितना सफल नहीं रहा, चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल 2003 ने भी दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। 7. इसके तुरंत बाद सोनी ने वंडरलैंड साउंड एंड विजन के साथ अपने फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील को अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बया दिया, जिसमें हॉट व्हील्स, एयर शो और रेडियंट उनकी फिल्म स्लेट पर थे। 16. तब से उनमें से कोई भी फिल्म पूर्व के साथ विकसित नहीं हुई है, जिसे पहले 2003 में उनके लिए एक निर्देशन वाहन माना जाता था। उन्होंने बाद में 2006 में इसके बजाय निर्माण करने का फैसला किया। 1. 17 को 2009 में टर्नअराउंड में रखा गया। 8. वार्नर ब्रदर्स अभी भी उनकी बैंकिंग क्षमता से संतुष्ट थे। उन्होंने उन्हें अप्रैल 2003 में सुपरमैन फ्लाईबाय का निर्देशन करने के लिए फिर से काम पर रखा, जब रेटनर ने कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन कठिनाइयों के कारण बाहर कर दिया था। अपने कार्यकाल के दौरान एमसीजी और निर्माताओं ने स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट आर्ट और लोकेशन की योजना बनाने के साथ साथ स्क्रिप्ट में संशोधन और फिल्म को पूरी तरह से प्री-विजुअलाइज करने में $15 मिलियन से अधिक खर्च किए। हालांकि बाद में एमसीजी ने सिडनी जाने के डर का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। 19. इसने अंततः जुलाई 2004 में ब्रायन सिंगर को शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप सुपरमैन रिटर्न्स बनी। 11. एमसीजी ने उसी वर्ष टेलीविजन सीरीज द माउंटेन 2004 का निर्माण किया, जिसे भी एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 12. उनका अगला टेलीविजन काम सुपरनैचुरल 2005 था, जिसके लिए उन्होंने 2013 तक एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 12. अगले वर्ष वार्नर ब्रदर्स ने मैकजी को, जो एक कहानीकार के रूप में सुधार करना चाहते थे और अधिक ठोस सामग्री प्राप्त करना चाहते थे, वी.आर. मार्शल 2006 एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन करने की अनुमति दी। 1. हालांकि फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला, लेकिन भावनात्मक कहानी कहने की उनकी क्षमता के लिए मैकजी की सराहना की गई। शिकागो ट्रिब्यून की जेसिका रीव्स ने कहा कि मैकजी नई परिपक्वता दिखाते हैं। ऐसे दृश्य जो भयावह प्रभाव के लिए निभाए जा सकते थे, जैसे विमान दुर्घटना और उसके बाद की आग, उन्हें कुशलता से संभाला गया है। 20-35 मिलियन डॉलर के बजट में फिल्म ने केवल $43.5 मिलियन कमाए। 7. उन्होंने हॉरर फिल्म स्टे अलाइव 2006 का भी निर्माण किया था, जिसे काफी हद तक नकारात्मक समीक्षा मिली थी। 21. एडम ब्रोडी के साथ मैकजी ने पंथ कॉमेडी हिट रिवेंज ऑफ द नर्ड्स का रीमेक बनाने की योजना बनाई, जिसे 2007 में $12.5 मिलियन के बजट के साथ रिलीज करने की योजना बनाई गई और एमोरी यूनिवर्सिटी में फिल्मांकन शुरू होना था। हालांकि स्क्रिप्ट की समीक्षा करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने फिल्मांकन से 2 सप्ताह पहले इसे बहुत अश्लील बताते हुए वापस ले लिया। इसके कारण फिल्म को 2 सप्ताह के लिए एग्नेस स्कॉट कॉलेज में शूट किया गया, लेकिन निर्माता फॉक्स एटॉमिक ने इसे एमोरी के परिसर में खुली जगह की कमी और इस तथ्य के कारण कि सर्दी तेजी से आ रही थी, जिससे फिल्म के कई बाहरी दृश्यों की शूटिंग की संभावना समस्याग्रस्त हो गई थी, के कारण रोक दिया। 22. इसके अलावा स्टूडियो के कार्यकारी पीटर राइस डेलीज से निराश थे। 23. 2007 में एमसीजी ने ज्यादातर टेलीविजन पर काम किया,
पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट, द सर्च फॉर द नेक्स्ट डॉल 2007 और चक 2007 का निर्माण किया। 12 द ओसी पर उनके साथी जोश श्वार्ट्ज द्वारा सहनिर्मित, उन्होंने बाद के पायलट का निर्देशन किया और पूरी श्रृंखला में एक कार्यकारी निर्माता बने रहे। फॉक्स ने इनविजिबल के लिए एक स्क्रिप्ट प्रतिबद्धता भी दी थी, जो एरी आइजनर द्वारा लिखित एक टेलीविजन पायलट थी, जो एक अपराधी के बारे में थी जो अदृश्य हो जाता है, जिसे वह प्रोड्यूस करने वाले थे। टॉबीस और वी.आर. मार्शल के लेखक जेमी लिंडेन उनके साथ फ्लैशबैक नामक एक टीवी पायलट पर काम कर रहे थे। 25 हालांकि 2011 तक इन शो पर कोई अपडेट नहीं हुआ है। 2007 वर्तमान 2 अगस्त 2007 को एमसीजी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन कंपनी के लिए 3 साल का फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन किया, जिसमें साल में 3 फिल्में बनाने और हर साल उनमें से एक का निर्देशन करने की योजना थी। पहली 4 फिल्में नाइट क्रॉलर्स, जिसे अब मॉन्स्टर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, एक शीर्षकहीन जासूसी परियोजना, युकाटन और मेंटेनेंस थीम। 26 पहली एक विचलित पिता के बारे में है, जिसे राक्षसों और अंधेरे के अपने डर से छुटकारा पाने के लिए अपने बचपन के उत्पीड़क का सामना करना पड़ता है। इसे नवंबर 2007 में शुरू करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एमसीजी ने इसे छोड़ दिया और बाद में उनकी जगह माइक मिशेल ने ले ली। 27 शीर्षकहीन जासूसी परियोजना को फिल एल्डन रॉबिन्सन द्वारा फिर से लिखा गया। 28 स्टीव मैकक्वीन के बचे हुए नोट्स और उनके जुनूनी प्रोजेक्ट के स्टोरीबोर्ड पर आधारित युकाटन एक महाकाव्य साहसिक डकैती फिल्म है। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने अब इस प्रोजेक्ट को टीम डाउनी के अधीन कर दिया है। 29 और मेंटेनेंस जिम मैसी की इसी नाम की कॉमिक बुक सीरीज का एक फिल्म रूपांतरण था, जो 2 चौकीदारों के बारे में है जो एक हथियार निर्माता के लिए काम करते हैं जो दुनिया के सबसे बुरे सुपर खलनायकों को आपूर्ति करता है, लेकिन फिल्म के अधिकार ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में चले गए हैं। 30 नतीजतन उनमें से कोई भी मैकजी की भागीदारी को प्रदर्शित नहीं करेगा। 31 30 अक्टूबर 2007 को फॉक्स ने ब्रिटिश कल्ट शो स्पेस्ड के अमेरिकी रीमेक के लिए एक पायलट को मंजूरी दी, जिसमें एमसीजी ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, भले ही साइमन पेग और प्रशंसक मूल रचनाकारों की भागीदारी के बिना रीमेक होने की संभावना से नाराज थे। बहरहाल एडम बरो द्वारा लिखित पायलट 32 को इसके प्रसारण से पहले ही खराब कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फॉक्स ने श्रृंखला को खत्म कर दिया। 33 एमसीजी ने तब पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट गर्लिशियस 2008 का कार्यकारी निर्माण किया। पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट श्रृंखला को बाद में रद्द कर दिया गया था। वे WB टेलीविजन नेटवर्क की ऑनलाइन श्रृंखला सोरोरिटी फॉरएवर 2008 और एक्सपोज्ड 2010 के कार्यकारी निर्माता भी थे। 34 एमसीजी की अगली फिल्म परियोजना टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 थी, जो टर्मिनेटर फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त थी जो मानवता और स्काईनेट के बीच लड़े जाने वाले भविष्य के युद्ध का परिचय देती है। हेल्सियन कंपनी द्वारा अधिकार खरीदने के बाद उन्होंने इस परियोजना पर एमसीजी को साइन किया, जिसके लिए उन्हें $6 मिलियन का भुगतान किया गया। 35 हालांकि उन्होंने प्रशंसकों से वादा किया था कि वह क्रिश्चियन बेल की कास्टिंग और जेम्स कैमरून के साथ व्यक्तिगत बातचीत के साथ गाथा में विश्वसनीयता वापस लाएंगे। 36 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 21 मई 2009 को रिलीज हुई फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में $371 मिलियन की कमाई की, जो इसके उच्च बजट को देखते हुए उद्योग की उम्मीदों से काफी कम थी। 37 टर्मिनेटर साल्वेशन के प्रचार में एक वंडरकॉन कार्यक्रम में उग्लिस स्कॉट वेस्टरफेल्ड द्वारा 2005 में लिखा गया एक डायस्टोपियन उपन्यास है। यह भविष्य की एक ऐसी दुनिया में घटित होता है जहां हर किसी को बदसूरत माना जाता है, लेकिन जब वे 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए सुंदर बना दिया जाता है। यह किशोरी टैली यंगब्लर की कहानी है जो समाज द्वारा लागू की गई अनुरूपता के खिलाफ विद्रोह करती है, जब उसके दोस्त शे और डेविड उसे सुंदर बनने के नुकसान बताते हैं। युवा वयस्कों के लिए लिखी गई उग्लीस भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के बदलावों के विषयों से संबंधित है। यह पुस्तक मूल रूप से एक त्रयी उग्लियो श्रृंखला की पहली किस्त है, जिसमें प्रिटीज, स्पेशल और एक्स्ट्राज पुस्तकें भी शामिल हैं। 2018 में 4 नई किस्तों की घोषणा की गई, जिन्हें सामूहिक रूप से इम्पोस्टर सीरियल नाम दिया गया। 1 300 साल बाद 2 सरकार प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन सहित हर चीज के लिए प्रावधान करती है।
अपने 16वें जन्मदिन पर हर किसी को सुंदर ऑपरेशन मिलता है जो उन्हें समाज के सौंदर्य के मानक में बदल देता है। 3 ऑपरेशन के बाद नई सुंदरिया शहर को विभाजित करने वाली नदी को पार करती है और बिना किसी जिम्मेदारी या दायित्व के एक नया जीवन जीती है। 2 अन्य ऑपरेशन उपलब्ध हैं। एक प्रीटीज को मिडिल प्रीटीज नौकरी वाले वयस्क में बदलने के लिए और दूसरा मिडिल प्रीटीज को क्रम्बलीज उपनगरों में रहने वाले दिवंगत सुंदरिया में बदलने के लिए। बैक्टीरिया द्वारा दुनिया के पेट्रोलियम को संक्रमित करने के बाद भूतपूर्व शहर नष्ट हो गए, जिससे यह अस्थिर हो गया। तेल पर इतना निर्भर पुराना समाज तब बिखर गया जब कारों और तेल क्षेत्रों में विस्फोट हो गया और भोजन का परिवहन नहीं हो सका। इस तबाही से पहले रहने वाले लोगों को रस्टीज कहा जाता है। 4 टेली यंगब्लर लगभग 16 साल की है। हर दूसरी बदसूरती की तरह वह भी बड़ी उत्सुकता के साथ ऑपरेशन का इंतजार कर रही है। उसके सबसे अच्छे दोस्त पेरिस का पहले ही ऑपरेशन हो चुका है और उसे देखने की इच्छा से प्रेरित होकर टेली नदी पार करके न्यू प्रिटी टाउन पहुंच जाती है। 5 वहां उसकी मुलाकात शे से होती है, जो एक और बदसूरती है। वे दोस्त बन जाते हैं और शे टेली को होवरबोर्ड चलाना सिखाता है। शे ऑपरेशन के खिलाफ विद्रोह करने का भी जिक्र करता है। पहले तो टेली इस विचार को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब शे अपने 16वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले भाग जाती है तो उसे इससे निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने गंतव्य स्मोक नामक एक विद्रोही बस्ती के लिए रहस्य में दिशाएं पीछे छोड़ जाती है, जहां शहर के भगोड़े ऑपरेशन से बचने के लिए जाते हैं। 5 टेली के ऑपरेशन के दिन उसे स्पेशल सिचुएशन में ले जाया जाता है, एक ऐसा विभाग जिसकी तुलना ग्रेमलिन से की जाती है, और जब कुछ भी अजीब होता है तो उसे दोषी ठहराया जाता है। 6 डॉ केबल एक महिला जिसे क्रूर सुंदर के रूप में वर्णित किया गया है। 7 स्पेशल सिचुएशन की प्रमुख है। वह टेली को या तो शे और स्मोक को खोजने में मदद करने या कभी भी सुंदर न बनने की चेतावनी देती है। टेली सहयोग करती है और डॉ केबल उसे एक होवरबोर्ड और जंगल में जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक आपूर्ति देता है। साथ ही एक हार्ट लॉकेट भी देता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है। टेली की आंख से सक्रिय होने के बाद यह विशेष परिस्थितियों को स्मोक का स्थान दिखाएगा। शे के सुरागों का पालन करते हुए टेली अपने दोस्त को खोजने के लिए निकल पड़ती है। जब टेली स्मोक में पहुंचती है तो उसे शे, उसका दोस्त डेविड और भगोड़े उबली लोगों का पूरा समुदाय मिलता है। वह पेंडेंट को सक्रिय करने में अनिच्छुक है और अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि डेविड उससे प्यार करता है। डेविड उसे अपने माता पिता मैडी और एज से मिलवाने ले जाता है, जो शहर से भागे हुए मूल लोग हैं। वे बताते हैं कि ऑपरेशन कॉस्मेटिक निपिंग और टकिंग से कहीं ज्यादा है। 8 यह लोगों को शांत या सुंदर दिमाग बनाने के लिए मस्तिष्क में घाव भी पैदा करता है। भयभीत टेली स्मोक को गुप्त रखने का फैसला करती है और इसे नष्ट करने के लिए लॉकेट को आग में फेंक देती है। हालांकि लपटों की गर्मी से क्रैकर सक्रिय हो जाता है, जिससे स्मोक का स्थान पता चल जाता है। अगली सुबह स्पेशल सिचुएशन कैंप में पहुंचती है और टेली भागने की कोशिश करती है। वह असफल हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है और एक खरगोश बारे में ले जाया जाता है, जहां अन्य पकड़े गए स्मोकीज को बांधकर रखा जाता है। सभी पकड़े गए स्मोकीज की आंखों का स्कैन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वे किस शहर से भागे थे। फिर टेली को डॉ केबल के पास ले जाया जाता है, जो बताते हैं कि उन्होंने स्मोक को कैसे पाया, पेंडेंट को सक्रिय करने में कितना समय लगा। इस कारण डॉ केबल को संदेह होता है कि टेली ने उसे धोखा दिया, लेकिन यह गलती से सक्रिय हो गया। डॉ केबल टेली को लॉकेट वापस लाने का आदेश देकर उसका परीक्षण करते हैं, जो बरकरार होना चाहिए। टेली एक होवरबोर्ड पर भाग जाती है। एक लंबी और तनावपूर्ण खोज के बाद वह एक गुफा में छिप जाती है। टेली और डेविड उसके घर लौटते हैं, जहां उन्हें इस बात के सबूत मिलते हैं कि स्पेशल सिचुएशन ने मैडी और एज को ले लिया था। डेविड टेली को उत्तरजीविता उपकरणों के एक गुप्त भंडार में ले जाता है। 9 जहां उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाती है और वे उन्हें वहां छिपे 4 होवरबोर्ड पर लोड कर देते हैं। जैसे ही टेली और डेविड अपने दोस्तों को आजाद कराने के लिए शहर वापस जाते हैं, वे प्यार में पड़ जाते हैं। स्पेशल सिचुएशन कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शे को पहले ही बदल दिया गया है और वह अब एक प्रीटी है। 10 डॉ केबन से मिलने के बाद
डेविड उसे बेहोश कर देता है और उसका काम का टैबलेट ले लेता है, जिसमें प्रीटी ऑपरेशन द्वारा बनाए गए मस्तिष्क के घावों को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी होती है। एक बार जब सभी सुरक्षित हो जाते हैं, तो मैरी डॉ केबल की गोली का उपयोग करके इलाज पर काम करना शुरू कर देती है। 11. फिर वह इसे शे को देती है, जो मना कर देता है क्योंकि वह सब्जी नहीं बनना चाहता। 12. चूंकि टैली अपने विश्वासघात के लिए जिम्मेदार महसूस करती है, इसलिए वह एक सुंदर बनने और इलाज को स्वेच्छा से विषय के रूप में लेने का फैसला करती है। 13. डेविड को उसे शहर वापस जाने देने के लिए मनाने के लिए वह उसे विशेष परिस्थितियों के साथ अपनी भागीदारी और उन्हें धोखा देने के लिए स्मोक की खोज के बारे में बताती है। जबकि डेविड टैली द्वारा स्वीकार की गई बातों को आत्मसात कर रहा है, मैरी टैली को सलाह देती है कि वह अपना मन बदलने से पहले शे के साथ वापस चली जाए। एक बार वहां टैली एक मध्यम सुंदरी से घोषणा करती है, मैं टैली यंगब्लड हूँ, मुझे सुंदर बनाओ। उपन्यास का अंतिम वाक्यांश। वेनेसा टेलर, जन्म 24 सितंबर 1970, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और टेलीविजन निर्माता है। उन्हें होप स्प्रिंग्स, डाइवर्जेंट और द शेप ऑफ वाटर फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है। द शेप ऑफ वाटर में उनके काम के लिए टेलर को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बचपन में टेलर परियों की कहानियां लिखती थीं। 12 साल की उम्र से ही टेलर ने अभिनय और गायन का शौकीन बनना शुरू कर दिया था। उन्होंने मिशिगन में इंटरलोचन सेंटर फॉर द आर्ट्स में पढ़ाई की, 284 और बाद में 2 साल के लिए द ग्राउंडलिंग्स में शामिल हो गईं। 257 आजीविका। उनकी टेलीविजन क्रेडिट में गेम ऑफ थ्रोन्स, गिदोन क्रॉसिंग, एलियास, जे अब्राम्स द्वारा किराए पर लिया गया, एवरवुड, ग्रेग बर्लेंटी द्वारा किराए पर लिया गया, टेल मी यू लव मी और क्यूपिन शामिल हैं। उन्होंने जैक एंड बॉबी का सहनिर्माण भी किया। 3. टेलर ने डेविड फ्रैंकल द्वारा निर्देशित 2012 की फिल्म होप स्प्रिंग्स ली थी, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, टॉमी ली जोन्स और स्टीव कैरेल थे। कैरेल ने डॉ फेल की भूमिका निभाई, एक विवाह चिकित्सक जो 31 साल की शादी के बाद एक जोड़े को अपने प्रेमहीन रिश्ते को फिर से जगाने में मदद करने की कोशिश करता है। 4. उन्होंने 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डाइवर्जेंट की पटकथा का सहलेखन किया। 5. उन्होंने निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो के साथ मिलकर फंतासी रोमांस फिल्म द शेप ऑफ वाटर की पटकथा भी लिखी। 6. 2019 में टेलर ने डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक अलादीन पर एक बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया, जिसे जॉन ऑगस्ट और गाय रिची ने लिखा था, जिन्होंने इसका निर्देशन भी किया था। पुरस्कार और नामांकन। टेलर को 2012 और 2013 में गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 7. उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए 2013 में WGA अवार्ड ड्रामा सीरियो के लिए भी नामांकित किया गया था। 8. 2012 में टेलर को होप स्प्रिंग्स के लिए 2012 में विन उत्कृष्ट लेखक पुरस्कार, एक महिला द्वारा लिखित उत्कृष्ट फिल्म या शो के लिए नामांकित किया गया था। 3. द शेप ऑफ वाटर के सहलेखक और निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो के साथ टेलर को 27वें वार्षिक साहित्य पुरस्कार समारोह में 2017 पेन सेंटर USA स्क्रीन प्ले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9. उन्हें द शेप ऑफ वाटर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। फिल्मोग्राफी। पतली परत। लेखक होप स्प्रिंग्स 2012, डाइवर्जेंट 2014, द शेप ऑफ वाटर 2017, हिलबिली एलेजी 2020, अगस्त 2024। टेलीविजन। निर्माता। वर्ष शीर्षक नोट्स। 2012 से 2013 गेम ऑफ थ्रोन्स कार्यकारी निर्माता, सीजन 3 और सीजन 2। 2007 मुझे बताओ तुम मुझे प्यार करते हो परामर्श निर्माता, सीजन 1। 2004 से 2005 जैक और बॉबी सहनिर्माता और सहकार्यकारी निर्माता, सीजन 1। 2002 से 2004 एवरवुड पर्यवेक्षक निर्माता, सीजन 2। 2001 से 2002 उपनाम सहनिर्माता, सीजन 1। लेखक। वर्ष दिखाओ मौसम एपिसोड का शीर्षक एपिसोड नोट्स। 2013 गेम ऑफ थ्रोन्स 3, काले पंख, काले शब्द 2। 2012 2, पुराने देवता और नए 6। हड्डियों का बगीचा 4।
2007 मुझे बताओ तुम मुझे प्यार करते हो एक एपिसोड 1.99 एपिसोड 1.55 2005 जैक और बॉबी एक पायलट एक सह निर्माता 2004 एवरवुड 2 करो या मरो 20 2003 2 सत्य का बोआ 8 मेरे भाई की रखवाला 3 एक घर 23 एपिसोड 2021 माय फनी वैलेंटाइन 16 2002 एक धन्यवाद कखा 11 डॉक्टर आ गया है 6 2001 10 टूटा हुआ दिल 4 2000 गिदोन का क्रॉसिंग 1998 15 स्वागत उपन्यास को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली है। बैरोक बॉडी ने उपन्यास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें रचनात्मक स्लैंग, अद्वितीय तकनीकी गैजेट और व्यक्तित्व की परिभाषित विशेषताएं हैं। 16 कोरी डॉक्टरों ने इसके किशोरावस्था के जीवन के उत्तम दृष्टांतों की प्रशंसा की और कहा कि यह युवाओं के लिए बढ़िया विज्ञान कथा है। 25 जेनिफर मैथसन ने दावा किया कि यह सरल है। 8 रीड बिजनेस इन्फॉर्मेशन ने विश्वसनीय कथानक की प्रशंसा की और कहा कि यह अत्यधिक पठनीय है। 26 हालांकि पब्लिशर्स वीकली ने टिप्पणी की कि टैली एक काफी निष्क्रिय नायक थी। 27 और यूनाइटेड किंगडम टाइम्स ने शिकायत की कि टैली खुद एक चरित्र के रूप में थोड़ी बहुत अस्पष्ट है। 17 आलोचक जेनिफर मैथसन ने कहा कि उपन्यास की तेज गति रिश्तों को समझाने के लिए खराब है। 8 उपन्यास ने किसी के रूप को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के उपयोग पर चर्चा को बढ़ावा दिया। लेखक ने कहा कि उन्हें अग्लीज पढ़ने के बाद से सर्जरी न करवाने का फैसला करने वाली लड़कियों से कई पत्र मिले हैं, जबकि अन्य अग्लीज से प्रेरित होकर अपने शरीर की उपस्थिति को बदलने की नैतिकता पर विचार करना शुरू कर दिया है। 2 वेस्टरफेल ने सिद्धांत दिया है कि अत्यधिक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना $1000 का गुच्ची बैग खरीदने जैसा होगा। यह संकेत है कि आप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्य हैं। 2 आलोचक उनकी राय से सहमत हैं। हालांकि वेस्टरफेल ने यह भी कहा है कि अगर उनके बच्चे के शरीर पर पोर्टवाइन का दाग होता तो वे प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग करने में संकोच नहीं करते। कपड़ों के आविष्कार के बाद से हम सभी अपनी उपस्थिति बदल रहे हैं। 2 अन्य आलोचकों ने कहा है कि प्लास्टिक सर्जरी से अपनी उपस्थिति बदलना नैतिक रूप से विवादास्पद हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनके लिए इसके लाभ बहुत ज्यादा है। 28 लोगों की निगरानी के मुद्दे पर उग्लीज द्वारा कुछ मध्यम बहस भी छिड़ी हुई है। राज्य ने किशोरों को उनके सेल फोन और कभी-कभी दंत प्रत्यारोपण के माध्यम से ट्रैक करना शुरू कर दिया है। 2 वेस्टरफेल्ड को लगता है कि इससे गोपनीयता का पूर्ण नुकसान होगा, हालांकि दूसरों को लगता है कि लोगों की उचित निगरानी के लिए यह तकनीक आवश्यक है। 2 रूपांतरों पतली परत मुख्य लेख अग्लीज फिल्म 20वीं सेंचुरी फॉक्स और निर्माता जॉन डेविस एरागॉन ने 2006 में उपन्यास के फिल्म अधिकार खरीदे। 29 इंटरनेट मूवी डेटाबेस के अनुसार कथित तौर पर फिल्म को 2011 में रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म में देरी हो गई। सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स ने उपन्यास पर आधारित एक फिल्म के अधिकार हासिल कर लिए हैं। 30 जॉय किंग, जिन्होंने पहले नेटफ्लिक्स के साथ द किसिंग बूथ पर काम किया था, को फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में चुना गया था। वह नायक टैली यंगब्लर की भूमिका भी निभाएंगी। मैकजी को निर्देशक बनाया जाना तय है। 31 ग्राफिक उपन्यास स्टीवन कमिंग्सन ने वेस्टरफेल्ड और डेविन के ग्रेसन द्वारा लिखित मंगा शैली के ग्राफिक उपन्यास में उग्लीज को चित्रित किया, जिसका नाम शे की कहानी है, जो शे के दृष्टिकोण से कहानी बताती है। इसे 2012 में डेल रे मंगा द्वारा काले और सफेद 5x8 इंच प्रारूप में प्रकाशित किया गया था। 27 प्रकाशन इतिहास उपन्यास उग्लीज पहली बार 2006 में प्रकाशित हुआ था और 2011 में एक नए कवर के साथ फिर से रिलीज किया गया। 32 यह एक त्रयी का पहला भाग है, जिसमें सीक्वेल प्रिटीज और स्पेशल्स और एक अन्य पुस्तक एक श्राद्ध शामिल है। 32 यह त्रयी काफी समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में शामिल रही। 2 पुस्तक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई गई है, 2006 में प्रकाशित, जो सीडी और कैसेट दोनों पर उपलब्ध है। व्यक्तिगत जीवन मैकजी को एगोराफोबिया की समस्याएं है। वह सुपरमैन
फ्लाईबाय की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले विमान में सवार नहीं हो पाए और परिणामस्वरूप उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। मैकजी ने लोगों को बताया कि उन्हें उड़ान के डर से झुकाना पड़ता है, जबकि यह समस्या लगातार एगोराफोबिया की है। यह कहना आसान था कि यह उड़ान का डर था, क्योंकि भले ही यह मुझे कमजोर दिखाता हो, लेकिन लोग इसे समझ सकते हैं और मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा पागल हूँ, उन्होंने फास्ट कंपनी को बताया। उनके भाई की 2007 में कोकीन के ओवरडोज से मृत्यु हो गई, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने उन्हें जमीन से जुड़ा रखा है और उन्हें याद दिलाया है कि जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 793 वह और अभिनेत्री ब्रिजेट मोयनाहन एक हवाई जहाज पर मिले और 2010 के अंत में कुछ समय तक डेट करते रहे। 94, 95, 96 मैकजी को 14 मई 2022 को पेंसिल्वेनिया के यॉर्क कॉलेज से ललित कला में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। 97 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निर्देशक निर्माता 2000 चार्लीज एंजल्स हाँ नहीं 2003 चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल हाँ नहीं 2006 हम मार्शलैथ हाँ हाँ 2009 टर्मिनेटर साल्वेशन हाँ नहीं 2012 इसका मतलब युद्ध है हाँ हाँ 2014 3 दिन बचे हैं मारने के लिए हाँ नहीं 2017 द बेबी सर 2019 ऑफ द रा 2020 द बेबी बर्कफीन राफ 2023 परिवार स्विच हाय हा 2024 बदसूरत हाय हा टीबीए योद्धा बच्चे का रास्ता हा हा केवल निर्माता स्टे अलाइव 2006 फैंटेसीलैंड 98 2010 स्टोलन 2012 कार्यकारी निर्माता बिफोर वी गो 2014 प्लेइंग इट कूल 2014 मर्सी 2014 द डफ 2015 जब हम पहली बार मिले 2018 आई फियर प्रिटी 2018 लंबी लड़की 2019 हॉलीडेथ 2020 लव हार्ट 2021 टॉल गर्ल 2022 संगीत 2024 टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक कार्यकारी निर्माता नोट्स 2002 तेज गति की लेन हा हा एपिसोड पायलट 2007 to 2012 Raw episode 2013 अपराधी हा नहीं टीवी फिल्म पश्चिम की ओर हा हा एबीसी पायलट 99 2014 लॉरा के रहस्य हा हा एपिसोड पायलट और द मिस्ट्री ऑफ द रे डेट 2015 केविन काम से हा हा एपिसोड पायलट और गॉसिप फ्रॉम वर्क 2016 to 2019 रॉक एपिसोड पायलट 2016 से 2018 घातक हथियार हा हा एपिसोड पायलट और सर्फ इन टर्फ 2017 दुश्मन की रेखा के पार हा हा बिना बिके पायलट 2021 टर्नर और हुच हा हा एपिसोड फॉर एवर एंड ए डॉग केवल कार्यकारी निर्माता वर्ष शीर्षक नोट्स 2003 द डैन शो टीवी फिल्म 2003 से 2007 ओसी 2004 पर्वत 2005 से 2020 अलौकिक कार्यकारी सलाहकार भी सीजन 9 से 15 2006 डैनी कॉमडेन परियोजना टीवी फिल्म कूदना 2007 पुसीकेट डॉल्स प्रस्तुत करते हैं अगली डॉल की खोज स्काइलर की क्रांति टीवी फिल्म 2008 पुसीकेट डॉल्स प्रस्तुत करते हैं गर्लिशियस सोरोरिटी फॉरएवर वेब सीरीज 2009 टर्मिनेटर साल्वेशन द मशीनिमा सीरीज गैस का तीव्र प्रकाश टीवी फिल्म 2010 अनावृत वेब सीरीज थंडर रोड टीवी फिल्म हमारा शो 2010 से 2011 मानव लक्ष्य 2010 घोस्टफेसर्स वेब सीरीज 2010 से 2013 निकिता 2011 से 2013 उच्च उद्देश्य वेब सीरीज 100 2020 किर्बी जेनर 2021 years 2023 हजू वर्ण बदसूरत टेली यंगब्लर कहानी की मुख्य पात्र है वह चतुर है और उसे चाले पसंद है उसका बदसूरत उपनाम स्क्विंट है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह अपने शहर के नियमों और अपने काम से भटकने लगती है वह स्मोक में डेविड से प्यार करने लगती है साथ में टेली और डेविड स्मोकीज को बचाते हैं जब स्मोक को स्पेशल सिचुएशन द्वारा पकड़ लिया जाता है अंत में वह खुद को सुंदर बनने और शे की मदद करने के लिए समर्पित कर देती है शे
टैली की अगली विले में नई दोस्त है। वह एक बदसूरत है जिसका उपनाम स्किनी है। वे तब मिलते हैं जब टैली न्यू प्रिटी सिटी से भाग रही होती है। शे टैली को होवरबोर्ड चलाना सिखाती है और बाहरी दुनिया और रस्टीज के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। शे टैली को उसके नाम से पुकारना पसंद करती है, हालांकि वे कभी कभी एक दूसरे को भड़काने के लिए एक दूसरे को उनके बदसूरत उपनामों से बुलाते हैं। एक लड़ाई के बाद शे बड़ा होने और स्मोक में जाने का फैसला करता है। स्मोक में टैली की मौजूदगी से शे ईर्ष्या करने लगता है, खासकर डेविड के साथ उसके रिश्ते से। शे को टैली के अंतिम विश्वासघात का एहसास होता है, लेकिन उसके सुंदर बन जाने के बाद उसे कोई परवाह नहीं रहती। स्मोक के संस्थापकों के बेटे डेविड का जन्म किसी शहर में नहीं हुआ था। शे को डेविड में दिलचस्पी है, लेकिन वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देता। टैली के स्मोक में आने के बाद उसके प्रति उसकी दिलचस्पी शे को ईर्ष्यालु बना देती है। डेविड शहरों के प्रति टैली की भावना को बदलने में मदद करता है। वह जानवरों की खाल से बने हाथ से सिले हुए कपड़े पहनता है और उसके पास जीवित रहने के कौशल है जो वह टैली को देता है। मैरी डेविड की माँ है। वह टैली को प्रिटी सर्जरी के कारण हुए मस्तिष्क के घावों के बारे में बताती है और बाद में घावों के लिए एक इलाज विकसित करती है। वह स्मोक की संस्थापक है। एस डेविड के पिता है और एक ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रिटी स्पेशल कमेटी के हिस्से के रूप में उन्होंने प्रिटी सर्जरी के कारण होने वाले मस्तिष्क के घावों की खोज की और संदेह किया कि ये घाव जानबूझकर किए गए हैं। वह स्मोक के संस्थापक है। क्रोए एक और स्मोकी है। वह मूल रूप से अगली विले से है और शे को जानता है। वह शुरू में टैली पर शक करता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। बॉस, हालांकि उसे बॉस कहा जाता है, लेकिन वह नेताविहीन स्मोक का प्रभारी नहीं है, हालांकि वह लाइब्रेरी का प्रभारी है। स्पेशल के आने पर उसकी मृत्यु हो गई। फिशर डाउ केबन स्पेशल सिचुएशन की प्रमुख है और वह टैली को ऑपरेशन से वंचित करती है जब तक कि वह शे को नहीं ढूंढ लेती। वह स्मोक को नष्ट करने के लिए स्पेशल भेजती है। उसे एक तीखी नाक, गैर प्रतिबिंबित ग्रे आंखें, एक रेजर जैसी आवाज और तीखे दांतों वाला बताया गया है। अलंकार टैली का सबसे अच्छा दोस्त पेरिस टैली से 3 महीने बड़ा है और इस तरह वह एक सुंदर बन गया है। वह टैली को शे को धोखा देने का फैसला करने में मदद करता है। उसका बदसूरत उपनाम नोज था। एली यंगब्लर टैली की माँ है जो टैली को शे को सौंपने का फैसला करने में मदद करती है। वह एक मिडिल प्रिटी है। सोल यंगब्लर टैली के पिता है जो टैली को शे को सौंपने का फैसला करने में मदद करते हैं। वह एक मिडिल प्रिटी है। प्रमुख रूपांकन पहचान आलोचकों के अनुसार उग्लीज में पहचान के विषय शामिल है, विशेष रूप से किशोरों के संबंध में। फिलिप कफ ने कहा कि टैली के शहर की सरकार, जो ऑपरेशन के भीतर क्या होता है, उसे नियंत्रित करती है, पहचान की जिम्मेदारी को हटाती है, समानता और एकरूपता पैदा करती है। 15 व्यक्तिवाद की भूमिका पर भारी जोर देकर उपन्यास किशोरों की आत्म-अवधारणा के महत्व को दर्शाता है। 15 क्योंकि पहचान विस्थापन द्वारा बनाई जाती है और सभी नागरिकों को सावधानीपूर्वक आश्रय दिया जाता है, इसलिए उनके लिए स्वतंत्रता में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। 15 भौतिक पहचान समितियों द्वारा निर्धारित की जाती है। गफ ने वेस्टरफेल्ड के उपन्यास पर चर्चा करते हुए अपने निबंध में उल्लेख किया। 15 विकल्प की कमी के कारण सभी भौतिक पहचान के चिन्ह उनकी सरकार द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। 15 सुंदरता क्रिस्टी एन स्कॉट और एम हीथर ड्रैगू ने ध्यान दिलाया कि छविग्रस्त समाज में एक और आवर्ती विषय है, सौंदर्य और व्यक्तित्व के साथ इसका आवर्ती संबंध। 8-16 गॉफ ने इस पर सहमति जताते हुए टिप्पणी की कि जब हर कोई समान होता है तो सौंदर्य अपना अर्थ खो देता है। 15 सौंदर्य पहचान के साथ साथ चलता है। बदसूरत लोगों को अपने शरीर और चेहरे को अस्थायी के रूप में सोचना सिखाया जाता है, कुछ ऐसा जिसे बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी से बदल दिया जाएगा। 15 व्यक्तित्व के साथ विशेषताओं को जोड़ने के लिए एक मजबूत रेखा खींची गई है और एक आलोचक ने कहा कि पात्र अपने संचालन के प्रत्येक चरण के साथ बदसूरत और सुंदर व्यक्तित्व विकसित करते हैं। डायस्टवियन समाज टैली के शहर के बारे में टाइम्स की अमांडा क्रेग ने कहा था कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निर्मम दमन पर टिका हुआ यूटोपिया है। 17
कई आलोचकों ने उपन्यास में एक नियंत्रित सरकार की प्रवृत्ति की पहचान की। अपारा नायक की दुनिया में लोग प्रिटी कमेटी द्वारा प्रोग्राम और डिजाइन किए गए हैं। उनके संचालन में कोई भी कहने का अधिकार नहीं है और पहचान को राज्य के हाथों में मजबूती से रखा गया है। 15 ड्रैगू और स्कॉट बताते हैं कि शहर कितना अलग थलग है, जिसमें प्रिटीज, अगलीज, मिडलीज और क्रम्बलीज बड़े करीने से अलग अलग वर्गों में विभाजित है। 16 कई समीक्षकों ने उस तरीके पर टिप्पणी की है जिसमें शहर अपने निवासियों को हेरफेर करता है, जिसमें कथित विद्रोही बदसूरत लोग भी शामिल हैं, जो विनम्र निकायों से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 बेडियल वेस्टरफेल्ड द्वारा चित्रित डायस्टोपियन समाज में शैली में एक विशेष रूप से सामान्य ट्रॉप शामिल है। रिक्त स्थान की द्वैतता, महांगर अधिनायकवादी सभ्यता और प्रकृति को स्वतंत्रता के क्षेत्र के रूप में दर्शाता है। 19 इंसानियत विभिन्न आलोचकों ने उगलीज में मानवता का एक विषय भी पाया। फिलिप कफ ने उल्लेख किया कि प्रिटीज और स्पेशल्स, जो विशेष परिस्थितियों के लिए काम करते थे, अपने कार्यों के कारण पोस्ट ह्यूमन एज। 15 स्कॉट और ड्रैगू सहित अन्य लोगों ने इसके खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि मानव शरीर जानबूझकर हेरफेर के लिए एक कलात्मक और राजनीतिक कैनवास प्रदान करता है और यह शारीरिक परिवर्तन मानवता के लिए एक आउटलेट हो सकता है। 16 उपन्यास उगलीज इस पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाता है, हालांकि त्रय की अगली पुस्तकों प्रिटीज और स्पेशल्स में स्पष्ट बिंदु दिखाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें उगलीज का विचार कैसे आया, तो वेस्टरफेल्ड ने कहा, प्रेरणा एक मित्र से मिली जिसके दंत चिकित्सक ने उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने पर विचार करने के लिए कहा था। 20 वह यूनिवैक के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के बेटे हैं, जिसका मतलब है कि वह 1960 के दशक की अत्याधुनिक तकनीक से परिचित थे। अमांडा क्रेग ने कहा कि यह उनकी दूरदर्शी धारणा है कि कैसे इस तरह के आविष्कारों से निजता का पूर्ण नुकसान होगा, जिसने हमारे जीवन पर दिखने के हावी होने के मुद्दे के समान ही प्रशंसक मेल प्राप्त किए हैं। 21 यह पुस्तक 1961 के द ट्वाइलाइट जोन एपिसोड नंबर 12 लुक्स जस्ट लाइक यू के साथ कई विषयों को साझा करती है। 22 पुस्तकों के लेखक ने उल्लेख किया कि उन्होंने बचपन में यह एपिसोड देखा था लेकिन विवरण भूल गए थे। 23 स्कॉट डेविड वेस्टरफेल्ड, जन्म 5 मई 1963, एक युवा वयस्क कथा साहित्य के एक अमेरिकी लेखक हैं, जिन्हें उगलीज और लेविथान श्रृंखला के लेखक के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन वेस्टरफेल्ड का जन्म डलास, टेक्सास में हुआ था। 2 बचपन में वे अपने पिता लॉयर के कंप्यूटर प्रोग्रामर की नौकरी के लिए कनेक्टिकट चले गए। उन्होंने अपने पिता को विमानों, पनडुब्बियों और अपोलो मिशनों के साथ काम करते देखा। वेस्टरफेल्ड ने 1985 में दर्शनशास्त्र में बीए के साथ वासर कॉलेज से स्नातक किया। 3 उन्होंने किशोरावस्था में ही संगीत रचना शुरू कर दी थी। 4 और आधुनिक नृत्य के लिए संगीत तैयार करते हैं। 5 2001 में वेस्टरफेल्ड ने ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जस्टिन लार्बलेस्टियर से शादी की। 2013 तक वेस्टरफेल्ड ने अपना समय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क शहर के बीच बांटा। 2 पुस्तकें वेस्टरफेल्ड को उगलीज सीरीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसमें स्पिन ऑफ ग्राफिक नोवेल सीरियोशेस स्टोरी भी शामिल है। उनके अन्य उपन्यासों में आफ्टर वर्सा और वयस्कों के लिए द राइजन एम्पायर और द किलिंग ऑफ वर्सा, सक्सेशन के भाग 1 और 2 शामिल है। वेस्टरफेल्ड ने अपने करियर की शुरुआत वयस्कों के लिए उपन्यास लिखने से की, लेकिन मिडनाइटर्स थ्रिलॉजी के साथ युवा साहित्य में बदल गए। उन्होंने 4 युवा उपन्यास लिखे हैं जो न्यूयॉर्क शहर में घटित होते हैं, पीप्स, द लास्ट डेज, सो येस्टरडे और आफ्टर वर्सा। जबकि द लास्ट डेज पीप्स का सीक्वल नहीं है, यह एक ही सेटिंग में विभिन्न पात्रों के समूह का अनुसरण करता है। सो येस्टरडे इन उपन्यासों से संबंधित नहीं है, लेकिन अक्सर उनके साथ समूहीकृत किया जाता है क्योंकि यह न्यूयॉर्क शहर में भी सेट है। उन्होंने लेविथान श्रृंखला भी लिखी है, जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एक वैकल्पिक इतिहास त्रयी है जिसमें लेविथान, बेहेमोथ और गोलियक शामिल है। साथ ही इसकी सचित्र मार्गदर्शिका द मैनुअल ऑफ एरोनॉटिक्स भी है। 2017 में वेस्टरफेल्ड ने एलेक्स पुविलैंड के चित्रों के साथ द स्पिल जोन नामक एक ग्राफिक उपन्यास का निर्माण किया। ग्राफिक उपन्यास, जिसे आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2016 में 2017 के प्रिंट रिलीज से पहले एक ऑनलाइन सिंडिकेशन के रूप में रिलीज किया गया था। 6 एक फोटोग्राफर की कहानी बताता है जो एक रहस्यमयी घटना के बाद छोड़े गए अपने अपस्टेट न्यूयॉर्क गृहंगर में वापस जाती है ताकि वहां होने वाली घटनाओं की तस्वीरें ले सके। 7
2006 में एक ब्लॉग पोस्ट में वेस्टरफेल्ड ने दावा किया कि उन्होंने 5 गूज़बम्प्स किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक ऑलरे नाइटमेयर थी, जो गिव योरसेल्फ गूज़बम्प्स सीरीज की प्रविष्टियों में से एक थी, जो फरवरी 2000 में आई थी। 8. उनके कई उपन्यासों को फिल्मों के लिए चुना गया है, इसलिए येस्टरडे को फ़ारेनहाइट 9/11 और बोलिंग फॉर कोलंबिन के निर्माताओं में से एक द्वारा फिल्म में बनाने का विकल्प दिया गया है। 9. हालांकि यह विकल्प धीरे धीरे खत्म हो गया, जैसा कि स्कॉट वेस्टरफेल्ड ने अपने ब्लॉग पर लिखा था। द उग्लीज सीरीज को 2006 में 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा संभावित फिल्म सीरीज के रूप में चुना गया था। 10. विषय वस्तु। वेस्टरफेल्ड के काम में एक प्रमुख विषय स्वतंत्र सोच या अधिकार पर सवाल उठाने का विचार है। उग्लीज में मुख्य पात्र टेली अपने समाज के नियमों के खिलाफ पहले हानिरहित शरारतों के साथ विद्रोह करती है और अंततः शहर को पूरी तरह से छोड़ देती है। उसे भगोड़े बदसूरत लोगों का एक समूह मिलता है जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने सहित सामाजिक मानदंडों का पालन करने से इनकार करते हैं। इसी तरह सो येस्टरडे लोकप्रियता की जांच करता है और क्यों कुछ खास रुझानों को कूल माना जाता है। उपन्यास उन नवोन्मेषकों की प्रशंसा करता है जो बॉक्स के बाहर सोचते हैं और पूरी तरह से अपने दम पर नए फैशन स्टेटमेंट के साथ आते हैं। वेस्टरफेल्ड के उपन्यासों में एक और आम विषय है वयस्कता की ओर बढ़ना। क्योंकि वेस्टरफेल्ड मुख्य रूप से युवा वयस्क दर्शकों के लिए लिखते हैं, उनके नायक आमतौर पर किशोर होते हैं जो उपन्यास या श्रृंखला के दौरान खुद को पाते हैं। उग्लीज में टेली, पीप्स में केल और सो येस्टरडे में हंटर सभी तब तक संघर्ष करते हैं जब तक वे यह नहीं समझ लेते कि वे कौन हैं। वेस्टरफेल्ड के काम में साहस एक और आम विषय है। उनके नायक अक्सर भयावह या खतरनाक समस्याओं का सामना करते हैं और समस्या से उबरने के लिए उन्हें अपने साहस पर निर्भर रहना पड़ता है। अक्सर संकट के समय वयस्क मौजूद नहीं होते हैं और नायक को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए पीप्स में केल को वयस्कों द्वारा पिशाचों का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वह उन्हें पकड़ने के लिए अकेले जाता है और उसे यह कार्य पूरी तरह से अपने दम पर पूरा करना होता है। इवोल्यूशन डार्लिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की उल्लेखनीय पुस्तक 2000 थी और इसे 2000 फिलिप के डिक पुरस्कार के लिए विशेष प्रशस्ति पत्र मिला। सो येस्टरडे ने विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड जीता। द सीक्रेट आवर ने ओरेलिस पुरस्कार जीता। पीप्स और उग्लीज दोनों को 2006 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आला द्वारा युवा वयस्कों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें के रूप में नामित किया गया था। 11 और पीप्स शीर्ष 10 में थी। 12 उग्लीज को आला पॉपुलर पेपरबैक्स फॉर यंग एडल्ट्स 2006 सूची के लिए भी चुना गया था। 13 लेविथान ने 2010 में सर्वश्रेष्ठ युवा वयस्क कथा साहित्य के लिए लोकस पुरस्कार जीता और इंटरमीडिएट डिवीजन में ओरका ओरेगन रीडर्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित हुआ। लेविथान के रूसी अनुवाद को 2011 में मीर फैंतास्टिकी द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा वयस्क कथा साहित्य के रूप में सम्मानित किया गया। वयस्क पोरीमर्फ 1997, फाइन प्री 1998, एवोशन 2000, उत्तराधिकार श्रृंखला द राइजन एम्पायर 2003, द खिलीफा 2003। दोनों पुस्तकों को 2005 में एक खंड में पुनः प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक भी द राइजन एम्पायर था। युवा वयस्क सो येस्टरडे 2004, ऑफर्स 2014, क्षितिज 2017, मिडनाइटर्स 3, द सीक्रेट आवर 2004, टचिंग डार्कनेस 2005, बेयर न्यूम 2006, पीप्स श्रृंखला पीप्स 2005 ब्रिटेन में पैरासाइट पॉजिटिव और कनाडा में वी वायरस या पीप्स के नाम से भी जाना जाता है। द लास्ट डेज 2006, बदसूरत ब्रह्मांड अग्लीज श्रृंखला अग्रिच 2005, प्रिटीज 2005, स्पेशल 2006, एक्स्ट्राज 2007, धोखेबाज श्रृंखला धोखेबाज आर्लिंगीबा शेटर सिटी 2019, मिरर एज 2021, यंगवर्स 2022, संबंधित कार्य बोगस टू बबली एन इनसाइडर्स गाइड टू द वर्ल्ड ऑफ अग्लीज 2008, शे के दृष्टिकोण से ग्राफिक उपन्यास पुनर्कथन उग्लीज शेष स्टोरी डेविन ग्रेसन और स्टीवन कमिंग्स के साथ 2012, अग्लीज कटर डेविन ग्रेसन और स्टीवन कमिंग्स के साथ 2012, लेविथान श्रृंखला कीथ थॉम्पसन द्वारा चित्रित लेविथान
2009, Vamp 2010, गोलियक 2011, संबंधित कार्य एरोनॉटिक्स मैनुअल सचित्र मार्गदर्शिका 2012, स्पिल जोन ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला एलेक्स पुविलैंड द्वारा सचित्र स्पिल जोन 2016, 6, स्पिल जोन द ब्रोकन वो 2019, संबंधित कार्य स्पिल नाइट फ्री कॉमिक बुक डे के लिए लघु कहानी 2017, जीरो स्त्री मार्गो लेनागन और डेबोरा बियांकोटी के साथ 2015, ह्युंड 2016, नेक्सस 2018। सर्वाइवर एक अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन शो है जो स्वीडिश कार्यक्रम एक्सपीडिशन रॉबिन्सन पर आधारित है। प्रतियोगियों को कास्टअवे कहा जाता है और वे एकमात्र उत्तरजीवी बनने और $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2000 में पहली बार प्रसारित होने वाले इस शो के अब तक कुल 46 सीजन प्रसारित हो चुके हैं। कार्यक्रम को 5 महाद्वीपों पर फिल्माया गया है। प्रतियोगी आमतौर पर शो में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन यह श्रृंखला विभिन्न सीजन के लिए प्रतियोगियों की भर्ती करने के लिए जानी जाती है। सर्वाइवर फिजी के लिए निर्माताओं को अधिक नस्लीय रूप से विविध कलाकारों की उम्मीद थी और उम्मीद थी कि नस्लीय रूप से अलग सर्वाइवर कुक आइलैंड्स की सफलता के बाद अधिक विविध समूह आवेदन करेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्माताओं ने भर्ती की ओर रुख किया और अंत में केवल एक प्रतियोगी ने वास्तव में शो में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किया था। अधिकांश भाग के लिए प्रतियोगी अपने सर्वाइवर की उपस्थिति से पहले लगभग अज्ञात होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जाने-माने लोगों को कास्ट किया जाता है। अब तक कुल 697 प्रतिभागियों कास्टअवे ने प्रतिस्पर्धा की है। सर्वाइवर 46 के अनुसार उनमें से 105 प्रतिभागियों ने कई सीजन में प्रतिस्पर्धा की है। उनमें से 75 ने 2 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है, 23 ने 3 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है, 6 ने 4 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है और रॉब मारियानो ने शो के 5 सीजन में प्रतिस्पर्धा की है। 2 प्रतियोगी रसेल हंट और सेंड्रा डियास्टविन ने श्रृंखला के अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों दोनों मामलों में ऑस्ट्रेलियाई सर्वाइवर में प्रतिस्पर्धा की है। 14 सीजन में वापसी करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। 5 में सभी वापसी करने वाले सर्वाइवर ऑल स्टार्स 2004 में, सर्वाइवर हीरोज बनाम विलेंस 2010 में, 2 सर्वाइवर कंबोडिया 2015 में, सर्वाइवर गेम चेंजर्स 2017 में और सर्वाइवर विनर्स एट वॉर 2020 में। 3-6 में नए खिलाड़ियों के साथ जनजातियों में 1 से 4 वापसी करने वाले खिलाड़ी सर्वाइवर ग्वाटेमाला 2005 में, सर्वाइवर रिडेम्पशन आइलैंड और सर्वाइवर साउथ पैसिफिक 2011 में। 4-5 सर्वाइवर फिलीपींस 2012 में, सर्वाइवर एज ऑफ एक सटिंक्शन 2019 में और सर्वाइवर 4-5 2023 में। 6-2 में 10 वापसी करने वाले पसंदीदा लोगों का एक समूह 10 प्रशंसकों के एक समूह का सामना कर रहा है और सर्वाइवर कारामोआन 2013 और एक जिसमें 10 लौटने वाले खिलाड़ियों का एक समूह अपने परिवार के सदस्यों के एक समूह के खिलाफ खेलता है। सर्वाइवर ब्लड बनाम वाटर 2013। 2 अवसरों पर प्रतियोगियों को कास्ट किया गया लेकिन अंततः खेल शुरू होने से पहले बिना प्रतिस्थापित किए वापस ले लिया गया। एक 20वीं प्रतियोगी मॉडल एजेंसी की मालिक मेलिसा मैकनटी को मूल रूप से सर्वाइवर फिजी में कास्ट किया गया था, लेकिन घबराहट के हमलों के कारण शो शुरू होने से एक रात पहले बाहर हो गई और घर लौट आई। 7 जबकि सर्वाइवर सैन जुआन डेल सुर में 19वीं और 20वीं प्रतियोगी बहने सो और डुकिम को मेडिकल इमरजेंसी के कारण फिल्मांकन से ठीक पहले हटा दिया गया था। 8 सो बाद में अगले सीजन सर्वाइवर वर्ल्ड्स अपार्ट में दिखाई देंगी। फिजी और सैन जुआन डेल सुर एक असमान लिंग संतुलन के साथ आगे बढ़े। इस घटना ने शो के 14वें सीजन फिजी को शो के इतिहास में एकमात्र ऐसा सीजन बना दिया। मुख्य तालिका कुंजी। प्रतियोगी ने खेल दूसरी बार खेला, प्रतियोगी ने खेल तीसरी बार खेला, प्रतियोगी ने चौथी बार खेल खेला, प्रतियोगी ने 5वीं बार खेल खेला। जोए लिन किंग 1 जन्म 30 जुलाई 1999 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने कॉमेडी फिल्म रमोना एंड बीस 2010 में रमोना क्विम्बी के रूप में अभिनय किया और द किसिंग बूथ फिल्म श्रृंखला 2018 से 2021 में एक देर से खिलने वाली किशोरी के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की।
किंग को क्राइम ड्रामा सीरीज द एक्ट 2019 में जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड की भूमिका निभाने के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। किंग बैटल, लॉस एंजल्स 2011, क्रेजी, स्टूपिड, लव 2011, द डार्क नाइट राइज 2012, द कॉन्ज्यूरिंग 2013, व्हाइट हाउस डाउन 2013, इंडिपेंडेंस डे, रिसर्जेंस 2016 और गोइंग इन स्टाइल 2017 के साथ साथ एफएक्स ब्लैक कॉमेडी सीरियो फार्गो 2014 से 2015 में भी नजर आ चुकी है। उसके बाद से उन्होंने एक्शन फिल्मों बुलेट ट्रेन 2022 और द प्रिंसेस 2022 और रोमांटिक कॉमेडी ए फैमिली अफेयर 2024 में मुख्य भूमिकाएं निभाई है और डेस्पिकेबल मी 4 2024 में एक आवाज की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किंग का जन्म लॉस एंजल्स में टेरी और जेमी किंग के घर 30 जुलाई 1999 को हुआ था। 3 उनकी 2 बड़ी बहनें नेट्स, जिनमें से एक अभिनेत्री हंटर किंग गेट्स। उनकी मां यहूदी वंश की है। जॉय ने कहा, मैं यहूदी हूं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत धार्मिक नहीं हूं। 5 एक बच्चे के रूप में उन्होंने सिमी वैली कल्चरल आर्ट्स सेंटर में एक टैलेंट शो के लिए एक कैपेला गाया। 6 और अगोरा में स्टेज डोर चिल्ड्रन थिएटर के साथ प्रदर्शन किया। 6 किंग ने सिमी वैली में फीनिक्स रेंज स्कूल में पढ़ाई की। 7 किंग ने 4 साल की उम्र में लाइव सीरियल के विज्ञापन में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। 6 वह AT&T के ज्वेलर्स और एग्गो के विज्ञापनों में भी रही है। आजीविका 2008 से 2016 शुरुआत और बाल अभिनय। किंग ने एनिमेटेड फीचर और 10 Years एहू 2008 में पीले फर बॉल कैटी की आवाज दी। वह क्वारंटीन 2008 में भी दिखाई दी। 2010 में उन्होंने घोस्ट व्हिस्परर सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई। वह 2 एपिसोड में एमिली मेसन के रूप में द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में भी दिखाई दी। अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में जेरिको, एंटोरेज, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, मीडियम और लाइफ इन पीस शामिल है। किंग की पहली मुख्य भूमिका 2010 की फिल्म रमोना एंड बीस में रमोना क्विम्बी की थी, जो बेवर्ली क्लीरी बुक सीरीज का एक रूपांतरण है, जिसमें सेलेना गोमेज बीस के रूप में थीं। 8 उन्होंने रमोना ब्लू नामक फिल्म के लिए एक सिंगल भी रिलीज किया। फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाया। किंग बैटल, लॉस एंजल्स में दिखाई दीं, जहां उन्होंने कर्स्टन नाम की लड़की का किरदार निभाया था। इसके अलावा 2011 में उन्होंने क्रेजी, स्टूपिड, लव में सहाभिनय किया। वह टेलर स्विफ्ट के मीन म्यूजिक वीडियो में एक युवा छात्रा के रूप में भी दिखाई दीं, जो अपने साथियों द्वारा अस्वीकार किए गए स्कूल कैफेटेरिया में पढ़ती है। किंग ने क्रिस्टोफर नोलन की तीसरी बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट राइज 2012 में एक युवा तालिया अल गुल की भूमिका निभाई थी। 10 उन्होंने अल्पकालिक कॉमेडी श्रृंखला बेंट को भी फिल्माया, न्यू गर्ल में अतिथि भूमिका निभाई और द हंटिंग ओवर द सीरीज के अंतिम एपिसोड गुडविल टुवर्ड्स अ मैन में थीं। 2013 में किंग ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 11, फैमिली वीकेंड, व्हाइट हाउस डाउन और द कॉन्ज्यूरिंग में दिखाई दीं। 2014 में वह विश आई वाज हियर में और साथ ही फार्गो में पुलिस अधिकारी गस ग्रिमली की बेटी ग्रेटा ग्रिमली के रूप में दिखाई दीं। 2016 में किंग को आने वाली उम्र की ड्रामा फिल्म द पॉसिबिलिटी ऑफ फायरफ्लाइज में कास्ट किया गया था। 13 2018 में रिलीज हुई स्लेंडर मैन में भी उनकी भूमिका थी। 14 2 शो ने एक साथ वर्तमान द किसिंग बूथ और द एक्ट 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की टीन रोमांटिक कॉमेडी द किसिंग बूथ में एले इवांस के रूप में अभिनय किया। 15 उन्होंने 2020 में रिलीज हुई सीक्वल द किसिंग बूथ 2 और 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुई द किसिंग बूथ 3 में भूमिका को दोहराया। 16 2019 में उन्होंने हुलू पर सच्ची अपराध एंथोलॉजी टेलीविजन श्रृंखला द एक्ट में अभिनय किया। किंग को जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड के रूप में लिया गया, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए किंग को अपने करियर में तीसरी बार अपना सिर मुंडवाना पड़ा। 17 18 इसने उन्हें एमी, गोल्डन ग्लोब, SAG और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया। वह CBS कॉमेडी लाइफ इन पीसेज के चौथे सीजन में मोर्गन के रूप में भी दिखाई दीं। किंग का प्रतिनिधित्व टैलेंट एजेंट डैन स्पिलो करते हैं। 20 अगस्त 2020 में
उन्होंने अपनी सेवा के लिए टेलीविजन सामग्री का निर्माण करने के लिए हुलू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 21 जुलाई 2021 में उनकी ऑल द किंग्स हॉर्स प्रोडक्शन कंपनी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक सौदा किया। 22 वह हुलू ओरिजिनल सीरीज वी वेयर द लकी ओन्स में एलिना कुर्क के रूप में दिखाई दी। 23 किंग को अगली बार 2024 में नेटफ्लिक्स के ए फैमिली अफेयर में देखा गया था। 24 व्यक्तिगत जीवन किंग ने 2019 में निर्माता और निर्देशक स्टीवन पीट के साथ रिश्ता शुरू किया जब वे द एक्ट के सेट पर मिले थे। फरवरी 2022 में उनकी सगाई हुई। 25 और 2 सितंबर 2023 को स्पेन के मैलोर्का में शादी हुई। तो दोस्तों ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी 13 सितंबर 2024 को। 110 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है और साथ ही साथ मेन बेस जो लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश है, बाकी और भी कई लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया गया है। टीज़र ट्रेलर आपने देख लिया होगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों मिलते हैं जब ये रिलीज़ होती है, उसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।